आज हम लोग एक्सटेंशन करने वाले हैं कोरल रीफ्स का। जैसे कि पिछले क्लास में बताया गया था, क्या होता है कोरल रीफ्स। रीफ्स मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्केलेटन का एक हार्डेस्ट स्ट्रक्चर, उसको रीफ कहा जाता है। उसको कभी हम बैरियर भी कह देते हैं, कोरियल बैरियर भी कह सकते हैं, इसलिए ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है ना वहाँ पे। बिल्कुल एक हार्ड स्ट्रक्चर हुआ। याद करो शुरू में हमने ये बताया था कि कोरल होता है, कोरल क्या करता है, अपना कैल्शियम वाला जो आयंस है, एलिमेंट्स है, वो ओशन से लेता है। और कैल्शियम बहुत ज़रूरी है स्केलेटन के डेवलपमेंट के लिए। याद आया? देखो नंबर 1। उसके बाद क्या करता है कि कोरल 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 सब मिलते हैं और एक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको बोलते हैं कि लेयर वाइज, उसी को बोलते हैं कोरल रीफ। कोरल रीफ का और जूजेंथेलिया जो एक एल्गी है, एक टाइप का एल्गी है, उसका सिम्बोटिक रिलेशन होता है। सिम्बोटिक रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि यदि एक को कुछ हो जाएगा तो दूसरे को भी कुछ हो जाएगा, ये होता है सिम्बोटिक रिलेशन। जैसे स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन है वो सिम्बोटिक रिलेशन है। बात समझे? हम पढ़ा रहे, तुम ही नहीं है तो पढ़ाने का मतलब क्या है, और तुम आया है हम ही नहीं है तो पढ़ाने का मतलब क्या है, तो सिम्बोटिक रिलेशन इसी को बोलते हैं। समझ में आया बात? अब देखो हो क्या रहा है, जो जूजेंथेलिया है, एल्गी है, ये तो प्रोड्यूसर होगा क्योंकि ग्रीन प्लांट्स टाइप का है ये। और जो कोरल लीफ है वो एनिमल्स है। वही गलती से ना समझ ले, मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया था तुम लोग को, वो एनिमल्स, उसको दूसरे के श्रेणी में नहीं डालना है, वो एनिमल्स है, समझते जाओ। तो जूजेंथेलिया और कोरल लीफ का सिम्बोटिक रिलेशन है। जो तुम्हारा कोरल लीफ का जो टिश्यूज है उसके अंदर रहता है एल्गी, और यहाँ पे सिम्बोटिक रिलेशन है। किस तरह सिम्बोटिक रिलेशन है? तो जो तुम्हारा ये कोरल रीफ है ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है इसको, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के टाइम में आपको कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट चाहिए होता है, और वो एल्गी है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एज ए इनपुट, और फिर वो प्रोड्यूस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और उसके बाद फिर वो ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन ये यूज़ करेगा। 90%, मैंने पिछले क्लास में बोला था, यहाँ पे मैं प्रूव कर दूंगा ये चीज़, 90% जो एनर्जी है कोरल रीफ को वो तुम्हारा जूजेंथेलिया एल्गी से ही मिलता है, और जो 10% जो तुम्हारा है एनर्जी वो अपने टेंटेकल से लेता है। टेंटेकल्स मतलब होता है जैसे ऑक्टोपस का देखते हो ना हाथ वगैरह, उसको टेंटेकल्स कहा जाता है। बात समझे? तो ये समझो वह हो क्या रहा है ये जो देखो, अब चूंकि सनलाइट चाहिए एल्गी को डेवलप करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे कोरल लीफ का जो फॉर्मेशन होगा वो पक्का शैलो वाटर में ही होगा, क्योंकि डीप वाटर में हो जाएगा तो सनलाइट मिलेगा नहीं, और जब तक सनलाइट नहीं मिलेगा एल्गी तो प्रॉस्पर कर नहीं सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमको सनलाइट की आवश्यकता है। इसलिए जो कोरल रीफ का जो फॉर्मेशन होगा वो शैलो वाटर में ही हो सकता है। समझ में आया चीज? और यही आइडियल कंडीशन है। और इससे पहले आइडियल कंडीशन क्या था वो भी चर्चा हो गया था उसमें, कि ये वार्म वाटर में रहना चाहता है। बहुत ज़्यादा गर्म भी हो गया और बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो गया तो उसको दिक्कत है, इसलिए ट्रॉपिकल रीजन में रहता है आपका 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ में। और ट्रॉपिकल रीजन थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर है, तो प्राइमरी क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है। बात समझ में आ रहा है ये चीज़? आज हम जानेंगे कि जो ये आइडियल केस है, उससे पहले हम एक और बता दें, इसमें है आखिर चर्चा कि इतना कम पाया था उसके बाद भी हम इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन कहते हैं। बताओ पूरा वर्ल्ड में जो रिच बायोडाइवर्सिटी है, एक तुम्हारा अमेजन का रेन फॉरेस्ट और दूसरा तुम्हारा ये कोरल रीफ है। कोरल रीफ उससे भी ज़्यादा मरीन स्पीसीज को सपोर्ट करता है, उससे भी ज़्यादा स्पीसीज को सपोर्ट करता है जी। इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया आता है 2018-19 के प्रीलिम्स में इसके बारे में, ठीक है। और लगता है कि अरे यह ऑप्शन ये हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको कोरल रीफ के बारे में आइडिया ही नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता है। सिंपल बात है। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? पिछले क्लास में लास्ट में हम चर्चा ये किए थे, जब ये जितने आइडियल कंडीशंस कोरल्स को जो मिलने चाहिए ये यदि नहीं मिलेगा तो कोरल और जो एल्गी जूजेंथेलिया का जो रिलेशन है वो टूटेगा, और जब वो टूटेगा तो उसी को हम कोरल ब्लीचिंग कहेंगे। तो कोरल ब्लीचिंग क्या है कि अब जो कोरल्स है वो अपना रियल शेप में आ रहा है। एक्चुअली में रियल कलर जो होता है वो कोरल का तुम्हारा व्हाइट कलर का होता है, फेड कलर का होता है, उसका अपना कलर नहीं होता। आज हमको कोरल लीव्स इतना ब्यूटीफुल दिखता है तो थैंक्स टू द एल्गी, थैंक्स टू दैट जूजेंथेलिया, तो उसके वजह से उतना ब्यूटीफुल है। और आस्ते आस्ते यदि ब्रेक डाउन होगा तो बात तो खत्म ही हो गया, कहाँ सुंदर रहेगा, वो तो अपने स्टेज में आ जाएगा, एकदम व्हाइटिश दिखेगा, इकोटूरिज्म घट जाएगा, कमजोर हो जाएगा। दूसरी बात देखो, यूपीएससी ने कई बार, देखो कोरल ब्लीचिंग यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। माय डियर स्टूडेंट जाकर देख सकते हो, सबसे वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स इन्वायरमेंट में।
अब यहाँ पे एक समझना होगा, लोग को लगता है कि कोरल ब्लीचिंग होते ही कोरल डाई हो जाता है, ऐसा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि कोरल ब्लीचिंग हुआ तो कोरल डाई हो जाएगा, कोरल रीफ मर जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने कहा कि 90% तुम्हारा एल्गी से लेता है, 10% तो वहाँ से लेता है वो, तो कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए सर्वाइव कर पाता है वो, क्योंकि 10% का एनर्जी खींचने का ताकत है, मगर वो अल्टीमेटली जाकर डाई ही करेगा, ये भी जान लेना। मगर देखो कोरल जो ब्लीचिंग है वो रिकवर हो सकता है, यानी कि मान लो कि फिर आइडियल केस आ गया, फिर सब कुछ इन्वायरमेंट में सब सही हो गया, तो फिर एल्गी पास आ जाएगा और फिर से वो अच्छा हो जाएगा। एक बार डेथ होना वो रिकवरी नहीं हो सकता, बात समझ रहे हो ना। तो कोरल ब्लीचिंग के बाद फिर से सिम्बायोटिक रिलेशन हो सकता है, मगर एक बार डेथ के बाद फिर से नहीं हो सकता, ये चीज़ ध्यान रख लेना। और यही ये सब मॉड्यूल्स में बताया गया, मैंने टोटल बता दिया तुम लोगों को सारा, देख लो यहाँ पे। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स व्हेन द आइडियल कंडीशन फॉर कोरल ग्रोथ आर डिस्टर्ब। जब आइडियल कंडीशन है कोरल का, सैलो वाटर होना चाहिए, टर्बिडिटी नहीं होना चाहिए, मड वाला नहीं होना चाहिए, सैंड वाला नहीं होना चाहिए, वहाँ पे बताए थे कि नहीं बताए थे पिछले क्लास में आइडियल कंडीशन क्या होता है। जब उस आइडियल कंडीशन में कुछ दिक्कत हो गया, स्ट्रेस हो गया, तब हो सकता है कि आपका कोरल ब्लीचिंग हो जाए। और कोरल ब्लीचिंग होने का मतलब ही है जो सिम्बायोटिक रिलेशन है ज़ूजेंथेलिया और कोरल रीफ में, उस पर टूट रहा है। देखो, व्हेन द आइडियल कंडीशंस ऑफ कोरल्स आर डिस्टर्ब, जो सिम्बायोटिक रिलेशन है वो ब्रोकन हो जाएगा, और ज़ूजेंथेलिया जो एल्गी है वो जो कोरल रीफ के कोरल पॉलिप्स या लिप्स रीफ में जो अटैच था वो हट जाएगा, निकल जाएगा वहाँ से। तो पॉलिप्स को क्या होगा, लूज देयर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। पॉलिप्स को भी नहीं, क्योंकि पॉलिप्स को भी तो मिलता है एनर्जी वहीं से, है ना, कोरल पॉलिप्स को वहीं से मिल रहा है। और क्या इससे एल्गी फायदा होगा, एल्गी को भी नुकसान है, क्योंकि एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशन, एल्गी को भी तो बढ़िया से स्टेबल जगह मिल रहा था बैठने के लिए, दोनों का नुकसान है। तो वही कह रहा है कि पॉलिप्स विल लूज देयर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, वो बहुत एनर्जी खो देगा और वहाँ से वो स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़ूजेंथेलिया देखो लिखा गया कि कोरल पॉलिप्स को कम से कम 90% एनर्जी देता है, लिखा गया है। बात समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? दूसरी बात देखो, जो टिश्यूज ऑफ कोरल्स आर एक्चुअली नॉट द ब्यूटीफुल कलर। एक्चुअल में कोरल लीफ का कोई कलर नहीं है अपना, वो फेड कलर का होता है। अब ऐसा दिख जाएगा उसको, क्यों? क्योंकि एल्गी छोड़ दिया था, वो एल्गी था तभी उतना सुंदर था। बट आर इंस्टेंट पेल वाइट हो जाएगा वो, हकीकत में पेल वाइट ही था, जब एल्गी छोड़ देगा फिर पेल वाइट हो जाएगा। द कोरल रिसीव देयर कoloration फ्रॉम द ज़ूजेंथेलिया लिविंग विद इन देयर टिश्यूज। समझ में आ गया बात क्या बोले हैं? तो कोरल ब्लीचिंग देखो, आप देखो जब ज़ूजेंथेलिया कोरल पॉलिप्स को छोड़ देगा तो वो अपना कलर पे आ जाएगा, कोरल पॉलिप्स, है ना, रिवर्ट टू देयर ओरिजिनल कलर, वही पेल वाइट है। इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। समझ में आया बात क्या बोल रहे हैं? इसे क्या बोलते हैं? कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। देखो जब कोरल ब्लीच होता है तो कॉमनली 60 से 90% जो तुम्हारा है ज़ूजेंथेलिया लॉस कर जाता है, यानी कि जितना ज़ूजेंथेलिया है, एल्गी तो बहुत सारा है ना उसमें। और देखो अलग अलग किताब में अलग अलग आंकड़ा दिया गया है, कहीं 60 से 70 बताया है, कहीं 70 से 80 बताया है, आंकड़ा में नहीं जाना है। यानी कि ब्लीचिंग तब होता है जब आपका लगभग 60% से ज़्यादा हटना शुरू हो जाए, समझ गए? इफ़ स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर इज नॉट टू सीवियर, यदि मान लो कि जो आइडियल कंडीशन में जो दिक्कत हुआ है वो उतना दिक्कत नहीं हो और फिर से रिकवर हो जाए तो फिर से एल्गी आ जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो कोरल ब्लीचिंग को फिर से रिकवर किया जा सकता है, यानी कोरल ब्लीचिंग को खत्म करके फिर से अच्छा हो सकता है कोरल्स। तो वही कहा जा रहा है कि इफ़ द स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर इज नॉट टू सीवियर, उतना दिक्कत वाला ना हो, तो इट डिग्रेजेज इन अ टाइम। द अफेक्टेड कोरल यूजुअली रिगेन देयर सिम्बायोटिक एल्गी रिलेशन। समझ गए कोमल? और वो एक वीक में या कुछ मंथ में या कुछ डेज में कर लेगा, कवर कर लेगा। इफ़ ज़ूजेंथेलिया लॉस लगातार हो रहा है, यानी कि तुम्हारा जो आइडियल कंडीशन में लगातार स्ट्रेस आ रहा है, सैलो वाटर है ही नहीं, टर्बिडिटी बढ़ गया, वहाँ पे ओशन एसिडिफिकेशन हो गया है ना, गर्म हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरीके से एयर में हो गया है, तो ये कंडीशन यदि लगातार बढ़ते गया तो कोरल पॉलिप्स आराम से मर जाएगा, एकदम इवेंचुअली डाई कर जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कोरल ब्लीचिंग और कोरल डेथ ये सेम इवेंट नहीं है, कि कोरल ब्लीचिंग पहले होता है, यदि कोरल ब्लीचिंग को फिर से एक बार मौका मिल गया आइडियल कंडीशन का तो फिर तो बढ़िया से हो सकता है वो, मगर यदि नहीं मिला तब स्टार्व होकर वो मर जाएगा। इसलिए कहा गया कि कोरल डेथ और कोरल ब्लीचिंग और कोरल डेथ एक इवेंट नहीं है ये। और यहाँ पे यूपीएससी जो एस्पिरेंट है ये मिस्टेक करता है, यहाँ पे उसको लगता है कि सेम इवेंट है। बात समझ में आ रहा नहीं ये चीज़? तो डायग्राम देख लो, बस दिखाने के लिए किया है, समझे? इस तरह का जो आकार मिल रहा है, देखो अब देखो बच्चे लोग, पहला देखो कितना कलरफुल था, कोरल ब्लीचिंग हो गया, देखो कलर कैसा हो गया,
दिख रहा है तुम लोग को? अब देखो कलर, ये आप देखो ऐसा कलर हो जाएगा तो जो स्कूबा ड्राइवर जो जाता है नीचे देखने के लिए कि हम कोरल बीच चाहिए हमको, टूरिज्म घटेगा कि नहीं घटेगा? जो इको टूरिज्म होता है कोस्टल एरियाज में आता है देखने के लिए, जब पता चला कि हमारा कोरल ब्लीचिंग हुआ, क्यों आएगा वहाँ पे? तो ह्यूज जो आपके जो इको टूरिज्म वाला जो सेक्टर है उस पर प्रभावित होगा। तो क्या है रीज़न, क्या कारण है कोरल ब्लीचिंग का? तो एक तो टेम्परेचर एनोमलीज है, मैंने बताया। अब आइडियल कंडीशन में डिस्टर्बेंस मतलब क्या है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पिछले क्लास को समझ लिया तो इस क्लास को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो वही बोल रहा है, हाँ मैंने बताया था उस क्लास में। देखो एक तो नैरो टेम्परेचर टॉलरेंस है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो उसको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ये ना कम टेम्परेचर बढ़ा सकता है ना हाई टेम्परेचर बढ़ा सकता है। ये एक्चुअल में वार्म वाटर्स में रहता है। एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर हो गया या एबनॉर्मल लो टेम्परेचर हुआ तो कोरल ब्लीचिंग होना ही होना है। नंबर वन। एक ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन मतलब क्या होता है? ओशन में तुम्हारा क्या है? एसिडेशन बढ़ जाना, तुम्हारा एसिड बढ़ जाना, यानी कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर का रहेगा, नीचे डीजल हो जाएगा तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए एक अलग चैप्टर ही पढ़ोगे तुम लोग आने वाले समय में। ओशन एसिडिफिकेशन एक चैप्टर है। देखो तो बोला कि जो एसिडिटी ओशन का बढ़ता है इसके वजह से भी कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिडिफिकेशन से क्या होता है? एसिडिफिकेशन से जो कैल्सीफाइंग एबिलिटी है, यानी कि जो कैल्शियम आयंस मिल रहा था वो कम हो जाएगा। वो कम मिल जाएगा तो स्केलेटन कहाँ बनाएगा फिर वो, तो वो प्रॉब्लम हो गया। बात समझे? थर्ड देखो यूवी रेडिएशन। कोरल पॉलिप्स बहुत सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि जानते हैं कि हमारा जो ऊपर का जो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि ओजोनोस्फीयर है, ओजोनोस्फीयर पूरी तरीके से खराब हो रहा है। यूवी रेज डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट कोरल पॉलिप्स को दिक्कत दे रहा है। तो बोला कि यूवी रेज का एक्सपोजर से कोरल ब्लीचिंग हो सकता है और कोरल पॉलिप्स हो सकते हैं, मर सकते हैं। आप कोरल रीफ्स को अचानक आप ऐसा एटमॉस्फेयर में लाएं जो एक्सट्रीम लो टाइड वाला है। एक्सट्रीम लो टाइड क्या? अब उसको चाहिए क्या? आप देखो क्या बोला कि ड्यूरिंग इवेंट्स सच एज एक्सट्रीम लो टाइड्स कैन, अब देखो अब उसको चाहिए शैलो वाटर। अब थोड़ा सा भी टाइड ऊपर नीचे हो तो दिक्कत होगा उसको, क्योंकि उसको स्टेबल चाहिए। अब चाहे हाई टाइड हो चाहे लो टाइड हो, दोनों में दिक्कत होगा उसको, ठीक है। पोल्यूटेंट का जो डंप किया जा रहा है इंडस्ट्रीज से, एग्रीकल्चर से, सब प्रभावित कर रहा है उसको। बात समझे? तो इम्पॉर्टेंट क्यों है कोरल रीफ, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो देखो यहाँ दिया गया कि कोरल रीफ तो बहुत सारे बायोडाइवर्स इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है हमारे प्लानेट में। बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखो जैसे तुम्हारा सी टर्टल्स हो गया, फिश हो गया, क्रैब्स हो गया एंड सो ऑन। क्या नहीं है? बात समझे? कोरल रीफ्स शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, नेस्टिंग ग्राउंड देते हैं, प्रीडेटर को बचाते हैं। अब उसके ऊपर सब चेन सिस्टम है, फूड वेब है अंदर भी। कोरल ब्लीचिंग बताओ पीपल का लाइवलीहुड बचाता है, क्यों ना बचाए? अरे भाई कोरल रीफ के वजह से ही वहाँ पे मरीन इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है। हमने कल बोला ही कि कितना वो इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। अभी इसको दिक्कत हो रहा है तो जितने इर्द गिर्द जो इकोसिस्टम में थे, मरीन इकोसिस्टम में बर्ड्स, तुम्हारे जितने भी फिश वगैरह, वो सब तो खत्म हो जाएगा। तो आदमी का लाइवलीहुड पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये बताओ ना। आदमी का न्यूट्रिशनल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि कोरल ब्लीचिंग से पीपल्स का लाइवलीहुड पर असर पड़ेगा और फूड सिक्योरिटी पे भी असर पड़ सकता है। अब जो ब्लीच कोरल रीफ है वो ओवर फिशिंग क्राइसिस को और बढ़ा रहा है। अब एक तो ओवर फिशिंग पहले से हो रहा है और इस तरह का तबाही जो मच रहा है, तो फिशिंग तो आप कहाँ रहा, और फिशिंग घटते चला जाएगा। और इसका देखो फूड वेब से लिंक है। बताओ बहुत सारे फिश को अपना मिलेगा नहीं, अंडा रखने और अंडा बनाने के लिए जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो ये तो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है ना, कि बाकी भी आते हैं इसके ऊपर काम कर लेते हैं। यही नहीं रहा तो बाकी कहाँ से क्या करेंगे? तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, कहा जाता है कि जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसी हिसाब से अपवर्ड पाथ में रहा तो 2050 तक सभी कोरल रीफ्स खत्म हो जाएंगे। मात्र जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ है उसका मात्र 5% ही बच पाएगा। तुमको पता है कितना किलोमीटर का है? ये 23,000 किलोमीटर का स्ट्रक्चर है, समझे? 23,000 किलोमीटर का स्ट्रक्चर है ये। जाकर गूगल में चेक कर लो, हम चेक करके आए हुए हैं। तो 23,000 किलोमीटर का जो इतना बड़ा है उसका 5% रहेगा, बाकी कोरल रीफ सब खत्म। जिस हिसाब से तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग आता है, यानी कि मरीन स्पीसीज पे क्या असर पड़ेगा तुम लोग इमेजिन कर सकते हो उसका, ठीक है। तो इट्स नॉट ओनली अ ट्रेजेडी फॉर वाइल्ड लाइफ, अराउंड 500 बिलियन पीपल जो फिश पे रिलाई करता है अपने मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए। फाइनली रीफ टूरिज्म बहुत सारे पैसे लाते हैं, $billion लाते हैं ईच ईयर, है ना। तो बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होता है इससे। अब बताओ ये सब नहीं रहेगा तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो वही कहा है कि ब्लीच कोरल रीफ्स डिवॉइड ऑफ मरीन स्पीसीज जियोपर्डाइज इट, यानी कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से सब चीज़ तबाह हो जाएगा।
दैट इज ऑल अबाउट योर कोरल रीफ। समझ में आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। समझ गए बात को? इस क्लास में क्या बात हुआ? कोरल ब्लीचिंग के ऊपर बात हुआ, किस तरह सिम्बोटिक रिलेशन है उसमें हमने बात किया कि किस तरह यदि हटने से क्या होता है ब्लीचिंग, जब आइडियल कंडीशन से यदि वहाँ पे डिस्टर्ब हो गए तो क्या क्या रीजन से टेम्परेचर एनोमलीज आना, ओशन में एसिडिफिकेशन आना, यूवी रेडिएशन आना, सडन एक्सपोजर होना, या फिर तुम्हारा पोल्यूटेंट से आना, और इम्पोर्टेंस क्यों है इतना, इको टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंस है ना, बहुत सारे मरीन इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारा चीज़।